हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। डीसी जनरेटर के सेशन चल रहे थे। निम्न के क्वेश्चन जितने थे डीसी जनरेटर बोल रहे हैं, हमारे ट्रांसफार्मर ख़त्म हो गए थे। यानी जो पहला मशीन था हमारा ट्रांसफार्मर वो ख़त्म हो गया था। आज हम लोग दूसरा मशीन लेके चल रहे हैं, ठीक है, जिसे हम लोग डीसी जनरेटर के नाम से कहते हैं। बेसिकली ये डीसी मशीन का पार्ट होता है। डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, डीसी मशीन के भाग होते हैं। तो आज हम लोग डीसी जनरेटर के क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए और पूछे गए क्वेश्चन होंगे, ठीक है, क्योंकि अधिकतर नियमित से ही क्वेश्चन उठाता है। तो सेशन पसंद आए बाबू तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, खासकर एलपी और टेक्नीशियन वाले, ठीक है। और यूपीपीसीएल वाले आप कमर कस लो, ठीक है। तो मुश्किल से 1 महीना बहुत जाएगा तो 1 महीना जाएगा, उससे अधिक समय नहीं जाएगा, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन पसंद आए तो बाबू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स इन डीसी जनरेटर। यानी डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। देख लो यहाँ पे एक्स पार्ट भाग बना हुआ है, यानी इस वाले की बात हो रही है। ये क्या है हमारा, आगे देखते हैं। आर्मेचर कोर, तो सर आर्मेचर कोर तो नहीं लग रहा है, ब्रश भी नहीं लग रहा है, ब्रश इतने सारे थोड़ी होंगे, ठीक है। कम्यूटेटर सेगमेंट या कम्यूटेटर रेजर में से कोई एक लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये तुम्हारे कम्यूटेटर सेगमेंट है, और ये जो रेज मतलब होता है उठा हुआ भाग, ऊपरी भाग। तो जो ऊपरी भाग है कम्यूटेटर रेजर बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी यानी कम्यूटेटर सेगमेंट रेजर का सिंबल था एक्स, सही है। चलो अगला पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। यानी ये जो डीसी जनरेटर का क्या नाम है। ऑप्शन देखते हैं। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड एंड डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड है, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट है, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट है या कम्युलेटिव शॉर्ट शंट है। तो देखो इसी 3 में से कोई ऑप्शन है। ध्यान से देखो, तुम्हारा ये जो आर्मेचर और ये सीरीज फील्ड तुम्हारे क्या है, सीरीज में जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके साथ एक पैरेलल में जुड़ी हुई है शंट वाइंडिंग, जो कि इन दोनों के साथ क्या है, इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ पैरेलल है। अगर केवल इसके साथ पैरेलल होता तो बोलते थे सर ये शॉर्ट शंट है और ये कम्युलेटिव है, क्योंकि करंट क्या हो रही है, जुड़ के मिल रही थी, ठीक है, आर्मेचर को। मगर चूंकि ये लॉन्ग शंट वाला है, क्योंकि लंबा शंट इसमें लगा है, तो हम बोल देंगे कि सर ये हमारा ऑप्शन सी कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड है, ठीक है। कम्युलेटिव मतलब हमारे सर फाई एस एच का मान प्लस आर्मेचर फ्लक्स दोनों का मान अगर जुड़ के टोटल फ्लक्स मिलता है, जिससे क्या हो जाता है, टॉर्क बढ़ जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि सर ये कम्युलेटिव लॉन्ग शंट है, ठीक है। डायग्राम याद रखना, अधिकतर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलो इसी 3 में ऑप्शन में है, आंसर पता कर लेना। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रूल यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन जनरेटर। यानी डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। कॉर्क स्क्रू। तो देखो कॉर्क स्क्रू का नियम तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र बोल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ है कि साउथ है ये ज्ञात करने के लिए पता करते हैं। राइट हैंड पाम रूल होगा नहीं, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड है और एक चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है, 2 हैं, ठीक है। तो याद रखना जो लेफ्ट हैंड रूल होता है हमारे किस में प्रयोग होता है, मोटर में होता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इंड्यूस ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए बोला है, तो कभी कभी किसी किताब में देखे होंगे क्या लिखा रहता है कि सर लेंज लॉ भी लिखा होता है, मगर वो लेंज लॉ भी इंड्यूस ईएमएफ का ही पता करता है, नो डाउट, ठीक है, वो भी प्रेरित ईएमएफ का ही मान ज्ञात करता है। मगर लेंज लॉ तब लगता है जब स्थैतिकी रूप से क्या होता है, जिसको स्टैटिक बोलते हैं, स्थैतिकी रूप से ईएमएफ उत्पन्न हुआ होता है। अगर किसी गतिशील भाग के कारण अगर ईएमएफ उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं। तो डीसी जनरेटर में क्या होता है, गतिकी के कारण ईएमएफ होता है, क्योंकि रोटर घूमता रहता है, तो हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का प्रयोग होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, यानी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का ही प्रयोग हम करेंगे। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। यानी डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। और देखो इसी सूत्र का प्रयोग हम
बैक ईएमएफ यानी पस्ट ईएमएफ का भी ज्ञात करने के लिए पता करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ईजी लिखा है, बस वहाँ पे क्या लिखा मिलेगा तुमको, ईबी। और फार्मूला क्या होता है, तो सर फार्मूला होता है P5ZN/60E। सबको पता है क्या होता है सर, P5ZN/60A। ठीक है, अगर ये लैप बाउंड होता है तो एक कट जाता है, अगर वेव बाउंड होता है तो एक जगह बस 2 रख देते हैं और कोई खास अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर P5ZN/60A कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल भर भर के पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी खासकर ध्यान देना है इस पर, और फार्मूला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला पूछा है, देखो फिर वही आ गया कि विच इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द बैक ईएमएफ ऑफ अ डीसी जनरेटर। क्योंकि जो ईएमएफ मोटर में जनरेट होता है जो कि सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है उसे हम लोग बैक ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, और पूछा किसका है, डीसी मोटर का पूछा है। तो जो बैक ईएमएफ होता है, अगर हम सप्लाई वोल्टेज में से आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप घटा देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, बैक ईएमएफ प्राप्त होता है। तो ईवी बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस IA RA। ठीक है, याद रखना, या कभी कभी इसको ऐसे लिखा मिलेगा, V बराबर EB प्लस IA RA। तो इस पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। फिर वही पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द डीसी जनरेटर। यानी डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देख लो, भाग यही दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, पोल टिप है, पोल कॉइल है, पोल कोर है, या पोल शू है। तो ये देख रहे हो क्या, किस तरीके से लग रहा है तुमको, एक ऐसा अवयव लग रहा है जो क्या करता है, फ्लक्स को सब जगह समान रूप से बांटने का काम कर रहा है ना। क्योंकि पोल तुम्हारा यही है और ये तुम्हारा क्या है, पोल शू लगा है। क्यों, और पोल शू का काम यही होता है कि जो वाइंडिंग होता है उसको संभाले रखता है। ठीक है, फ्लक्स को समान रूप से बांटता है और प्रतिष्ठा कम करने का काम करता है, जिससे फ्लक्स आसानी से प्रवाह हो सके। तो ये किसका सिंबल है सर, ये सिंबल है हमारे पोल शू का सिंबल है। किसका है, पोल शू का सिंबल है। ठीक है, इसको याद रखना। इसको देखो, रिवेट के द्वारा कसा गया है। चाहो तो पोल शू निकाल के काम करोगे तब भी काम करेगा, मगर उतनी दक्षता के साथ नहीं काम करेगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। यानी डीसी जनरेटर का नाम क्या है। अब ऑप्शन देखें तब पता चले ना। चलो ये दे दिया है, अब ये कैसा है ये बताओ। देखो, लोड हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा आर्मेचर है और ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, और फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट किससे किया जा रहा है, डीसी सोर्स से किया जा रहा है। यानी जो फील्ड वाइंडिंग है, हमको अगर किसी बाहरी स्रोत से एक्साइट करना पड़े या उत्तेजित करना पड़े तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे कहते हैं सर पृथककारी उत्तेजित जनरेटर। ठीक है, यानी बाह्य पृथककारी उत्तेजित जनरेटर, यानी बाहर से किसी फील्ड वाइंडिंग को अगर हम लोग उत्तेजित करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, साफ साफ देख सकते हो कि डीसी जनरेटर वाला सिंबल बना हुआ है, और ये जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है डीसी जनरेटर में, वो किसी बाहर के डीसी सोर्स से क्या हो गया है, वो किया गया, क्या बोलते हैं, एक्साइट किया गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, अधिकतर इसका प्रयोग हम लोग जब हमको हाई वोल्टेज वाली हाई पावर वाली जनरेटर बनाना होता है तब प्रयोग करते हैं, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट इतना नहीं कर सकता, उसके लिए बाहर से एक्साइटेशन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए प्रयोग करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। यानी जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो हमको पता है कि सर जो हमारी जनरेटर होती है वो गति करती है। ठीक है, स्टेटर के बीच में रोटर गति करती है, और जब रोटर गति करता है तो उसमें क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, और उसी यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग करके हम लोग किस में बदलते हैं सर, हम बदलते हैं विद्युत ऊर्जा में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और यही मोटर जस्ट उल्टा करता है। क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको सप्लाई देते हैं तभी इस कहानी होती है। समझ में आया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। सही है ना। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है, पूछे जाते हैं। चलो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी फील्ड। ठीक है, डीसी फील्ड का नाम पूछा, ये क्या है, चलो बताओ।
शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, डिफरेंशियल कंपाउंड या कम्युलेटिव कंपाउंड। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या हुआ है, ये एरो साफ साफ नहीं दिख रहा है मगर यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है। याद रखना इसमें एरो साफ नहीं दिख रहा मगर बता देते हैं। अगर तुमको लगे कि धारा की दिशा सेम है, ठीक है, दोनों ही पॉइंटिंग में धारा की दिशा सेम है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ही फ्लक्स क्या हो जाएंगी, φ1 प्लस φ2 जुड़ के मिलेंगी। क्या होगा, φ1 प्लस φ2 क्या होंगे, जुड़ के मिलेंगी, तो वो तो कम्युलेटिव हो जाएगा। और फाई ऐसा है कि φ1 माइनस φ2 करना पड़ा, यानी फ्लक्स घट के मिल रहा है, तो सर ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशियल। ठीक है, तो ऐसा कुछ साफ नहीं दिख रहा है मगर इन्हीं दो में से कोई ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि दिशा उसमें साफ साफ नहीं दिख रहा है, तुमको ही पता है। ठीक है, तो इन्हीं दो में से कोई एक होगा, लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट से कोई मतलब नहीं है। सही है ना, चलो देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कॉर्कस्क्रू नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तुम बार बार यही बोलते हैं कि चाहे जो भी मशीन उठा के लाओ, ठीक है, तुम जितने भी मशीन पढ़ लो, 8 प्रकार, 9 प्रकार, 25 प्रकार, जितने भी मशीन पढ़ लो उसमें केवल एक चीज़ का फॉलो होता है, उसको क्या बोलते हैं, फैराडे का वैद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। ठीक है, यानी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसमें जरूर प्रयोग होगा, कोई भी मशीन हो। ठीक है, तो याद रखना किसका प्रयोग करेंगे हम सर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। वो जनरेटर हो, अब रुकी हुई मशीन हो चाहे गति की हो, क्योंकि रुकी हुई मशीन यानी ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, तो ट्रांसफार्मर भी क्या होगा हमारा, फैराडे लॉ पे ही काम करेगा। और चाहे अब सिंक्रोनस मोटर तो बहुत तेज़ी से चलता है, यूनिवर्सल मोटर भी बहुत तेज़ी से चलता है, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारे फैराडे लॉ पे ही काम करेगा, धीमा चले चाहे तेज चले या रुका हुआ हो। अगर मशीन है तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पे दिया है ऑप्शन, तो वही सही होगा। सही है, चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज द फार्मूला फॉर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। हमको पता है अगर रुकी हुई अवस्था के कारण होता है तो हम लोग लिखते हैं E बराबर N d∅dt होता है। इसको याद रखना कब होता है, जब रुकी हुई अवस्था के कारण करंट फ्लो होता है तब, और जब गतिशील के कारण करंट फ्लो होता है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, BLV sin थीटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, BLV sin थीटा। और जो बल होता है, बल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कोई धारावाही चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र में लिखा है तो उसके बल का मान BIL sin थीटा होता है, जो कि मोटर में प्रयोग होता है। ठीक है, तो याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, BLV sin थीटा हो जाएगा। अगर समानांतर रखा गया है तो साइन जीरो का मान कितना हो जाता है, 0, तो सारी फोर्स या वैल्यू या EMF क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो आ गया क्वेश्चन वही, और वही बोल लेते हैं कि विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, कॉर्कस्क्रू, राइट हैंड पाम रूल, लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल। तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं, कॉर्कस्क्रू नियम का प्रयोग करते हैं। जैसे ये बनाते हैं ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है धारा तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज अगर चल रही तो नॉर्थ पोल बनाता है। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज चलता है तो ये बोलते हैं सर साउथ पोल बना रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना नॉर्थ साउथ। ठीक है, यही कॉर्कस्क्रू नियम समझाता है। सही है, और बहुत ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है। ठीक है, इसको एंड रूल द्वारा भी करोगे तो यही वैल्यू निकल के आती है। एक एंड रूल होता है, सिरा का नियम, वो भी इसी चीज़ को ज्ञात करने के लिए पता किया जाता है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और तरीकी बहुत हार्ड आ गया ना, तो हार्ड आ गया है तो लाइक सेशन कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल पे पहली बार आए हुए तो इस जनरेटर का क्या नाम है, डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है, तो ये सबको पता है कि सब बेचारा जब अंदर कुछ नहीं बचता है, जब खाली खाली रहता है, ठीक है, उदास बैठा रहता है, अकेला बैठा रहता है, तो इसको हम लोग स्टेटर बोलते हैं। ठीक है, यानी बेकार चीज़ जो होती है उसको स्टेटर बोलते हैं या योक बोलते हैं। ठीक है, स्टेटर तो मतलब उसके अंदर की वाइंडिंग को बोल देंगे स्टेटर वाइंडिंग, मगर ये जो बना हुआ है ये योक है, इसको क्या बोलते हैं, योक या फ्रेम। देखो बाहरी आवरण इसी तरह दिखता है हमको मोटर का या जनरेटर का, तो इसको फ्रेम बोलते हैं या योक बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है सर, धूल मिट्टी से बचाना होता है, पोल को संभाले रखना होता है। ठीक है, फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड करना होता है। सभी काम किसका होता है, हमारे योक का होता है या फ्रेम का होता है। अधिकतर बने किसके होते हैं सर, कास्ट आयरन के बने होते हैं। अगर बड़ी मशीन है तो यही किसकी हो जाती है, कास्ट स्टील की हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो
अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पूछा क्या है, हाउ मैनी पैरेलल पाथ इन ए डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। अच्छा, 4 पोल डीसी जनरेटर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, 4 पोल की डीसी जनरेटर है और डुप्लेक्स वाइंडिंग है। तो जब डुप्लेक्स वाइंडिंग होती है तो पैरेलल पाथों की संख्या भी यानी ए की वैल्यू भी कितनी रहती है, पोल अगुड़े डुप्लेक्स है तो 2 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, पोल कितना है 4 और वाइंडिंग कितनी है, तो क्या है, डुप्लेक्स है, तो कितना हो जाएगा हमारे 8 समानांतर पथों की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 8 समानांतर पथों की संख्या होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल ये वाला। क्या पूछा है, नेम द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए क्या है। ठीक है, साइड एंड प्लेट है, पोल टू लेमिनेशन है, कम्यूटेटर सेगमेंट है या आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। तो ये हमारा क्या है, साफ साफ देखने में लग रहा है कि हमारा केवल एक ही चीज़ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट। ये क्या है हमारा, कम्यूटेटर सेगमेंट। ये देख लो सारी चीज़ें कटी हुई हैं। ठीक है, और इसके बीच में क्या भरा गया, भर दिया जाता है माइका। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर ये हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट है। बना किसका होता है कम्यूटेटर, सर ये हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है, सर बना होता है ये हार्ड ड्रॉन कॉपर, जिसको क्या बोलते हैं, कठोर कर्षित ताम्र बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। इसका काम क्या होता है, अगर सर जनरेटर है तो एसी से डीसी में बदलने का काम होगा, और अगर मोटर है तो डीसी से एसी में बदलने का काम होता है। किसका, कम्यूटेटर सेगमेंट का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरपोल पहले आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे कनेक्टेड होता है। तो पहले इंटरपोल होता है क्या है, सर इंटरपोल होता है, हमको पता है कि कम्यूटेटर पे क्या होती है, स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग होने के कारण क्या होता है सर, रिएक्टेंस वोल्टेज होता है, प्रतिकारी वोल्टेज। ठीक है, क्या होता है, प्रतिकारी वोल्टेज, जिसको बताते हैं E = L/2I/TC से दिखाते हैं। ठीक है, E = L/2I/TC से होता है। अच्छा, ये जो वोल्टेज होता है स्पार्किंग कराने में सहायक होता है, या फिर जो उत्तेजित करता है स्पार्किंग को, यही करता है। तो अगर इसकी विपरीत दिशा में अगर हम कोई वोल्टेज उत्पन्न कर दें, अगर इसको कैंसिल आउट कर दें, तो हमारे कम्यूटेटर पे स्पार्किंग नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इंटरपोल वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, जो कि समान मात्रा में यानी सेम वैल्यू का जो ईएमएफ होता है उल्टी दिशा में जनरेट करता है। इससे क्या हो जाता है, दोनों रिएक्टेंस वोल्टेज कैंसिल आउट हो जाते हैं और स्पार्किंग रुक जाती है। तो ये होता कैसे कनेक्टेड, तो सर ये हमारे आर्मेचर के साथ श्रेणी में लगे होते हैं। और होता कहाँ, ये स्टेटर पे लगाते हैं इसको, मगर आर्मेचर के साथ श्रेणी में कनेक्टेड करते हैं। याद रखना, दो मेन पोल के बीच में रखा जाता है, यानी जितने मेन पोल होंगे उतने ही क्या होते हैं, इंटरपोल भी होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, यानी एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। वोल्टेज का निर्माण करने के लिए, फील्ड करंट को कम करने के लिए, आर्मेचर करंट को कम करने के लिए, या फिर मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, किस लिए प्रयोग करते हैं इसका, तुम लोग बताओगे। ठीक है, तो सेल्फ रेसिडुअल एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्यों होती है। तो सर अगर शुरुआत से ही अवशिष्ट चुंबक रहेगा तो इसमें एक खासियत ये होगी, ठीक है, कि वो क्या करता है, आर्मेचर करंट को जो फील्ड करंट होती है, जो शुरुआत में ही ज़्यादा करंट खींचती है, उससे क्या हो जाएगी, हमारी बचत हो जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा सर जी, आर्मेचर करंट को कम करने के लिए ही क्या करते हैं हम शुरुआत में अवशिष्ट चुंबकत्व का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होती है, शुरुआत में कम धारा खींचती है। क्योंकि हमको पता है कि अगर शुरुआत में अवशिष्ट चुंबकत्व रहेगी तो बैक ईएमएफ तो शून्य होता है। ठीक है, धारा बहुत ज़्यादा खींचेगी, इसके लिए हम क्या प्रयोग कर लेते हैं, रिड्यूस आर्मेचर करंट करने के लिए ही प्रयोग करते हैं। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 18। चलो अगला क्वेश्चन है, विच आर द 2 पॉइंट दैट द ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजर्ड इन डीसी मशीन, यानी मशीनों में कौन से 2 बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट ब्रशेज, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड आर्मेचर कंडक्टर। तो देखो बेसिकली ये जो होता है मापता है किसके बीच में,
रेसिस्टेंस और ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में ही मापता है। ठीक है, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में कितना प्रतिरोध है, इसके बीच का प्रतिरोध मापन हमारा करता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस मेजरमेंट इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हालांकि बी और सी सेम दिया है, तो बी मार लो या सी मार लो। ठीक है, चलो। अच्छा, एक कम्यूटेटर रेजर दिया हुआ है, तो कम्यूटेटर रेजर नहीं होता है, कम्यूटेटर के पूरे के बीच में होता है। ठीक है, तो आई होप बाबू आज का सेशन पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन किए हैं हम लोग, निमी के क्वेश्चन कर रहे हैं डीसी जनरेटर के। तो सेशन पसंद आया बाबू तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना बाबू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।